ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो कि एक शेड से बचने के लिए अपने एक ग्लास हाउस में खुद को बंद कर देते हैं। शेड एक ऐसा टॉक्सिन होता है जो कि सांस के जरिए इंसान के शरीर के अंदर चला जाता है और उसकी सभी यादों को मिटा देता है। लेकिन इनके घर में उस समय सब कुछ बदल जाता है जब इनमें से एक बहन एक अजनबी को अपने घर में आसरा देती है और इसके बाद इस परिवार को कुछ भयानक मिस्ट्रीज का सामना करना पड़ता है। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें कयामत के बाद की दुनिया को दिखाया जाता है। यहाँ हमें रेगिस्तान के बीच में बने हुए एक ग्लास हाउस को दिखाया जाता है और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर अब हरियाली बची है। इसके बाद हमें एक आदमी को इस ग्लास हाउस के पास आते हुए दिखाया जाता है जिसे जल्द ही कोई गोली मार देता है। हमें उस ग्लास हाउस के अंदर रहने वाले परिवार को दिखाया जाता है जिसमें कि 3 बहनें हैं, वी, ईवी और डेजी। वो यहाँ उस आदमी के शरीर को अंदर ले आती हैं। वो यहाँ उस आदमी के सभी ऑर्गन्स निकाल लेती हैं जिसका इस्तेमाल वो अपने गार्डन में खाद के रूप में करती हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें उनके भाई गैवी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ कुछ सोच रहा होता है। यहाँ हमें पता लगता है कि गैवी बाहर की जहरीली हवा से संक्रमित हो चुका है जिससे कि उसने अपनी कुछ यादें खो दी हैं। इसके बाद ये दोनों भाई बहन अपनी माँ के पास आते हैं और उन्हें उस आदमी के बारे में बताते हैं जिन्हें इन्होंने पहले मारा था। यहाँ उनकी माँ उनसे कहती है कि उनका ल्यूका नाम का एक और भाई था जो कि कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था। यहाँ पर ये सभी घर वाले कुछ अजीब रिचुअल करते हैं जो कि उन्हें उनकी यादों को ताजा रखने में मदद करता है। अब अगले दिन बी जंगल में पहरा दे रही होती है तब वो देखती है कि एक और अजनबी उसके पास आ रहा है और बेहोश होने से पहले वो अपना मास्क उतार देता है। यहाँ पर भी उसे मारने के बजाय उसे ग्लास हाउस के अंदर लाने का फैसला करती है। जब ये सब उनकी माँ को पता लगता है तो वो काफी गुस्सा होती है और इनसे जल्द ही उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए कहती है। लेकिन बी चाहती है कि वो आदमी उनके साथ रहे क्योंकि शायद उसे उनके भाई ल्यूका के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है क्योंकि वो भी बाहर से ही आया है। खैर अब ये सारी बातें सुनकर उनकी माँ मान जाती है। अब इसके बाद इनकी माँ इन्हें सिखाती है कि घायल आदमी के पैर को कैसे स्टिच करना है। अब रात में गैवी की माँ उसे उसके बिस्तर से बांध देती है क्योंकि उसे रात में बुरे सपने आते थे। जब सुबह होती है तब गैवी ये बात जानकर हैरान रह जाता है कि उसने अपना बिस्तर ही गीला कर दिया है। बी हर रोज उसकी चादरें साफ करते हुए काफी दुखी हो गई थी। अब इसके बाद वो उस अजनबी की पट्टियां बदलती हैं। अब इसके बाद जब ईव पानी लेने के लिए चली जाती है तब बी उस अजनबी से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रही थी। इसके बाद उस आदमी को होश आता है, वो बी से पानी मांगता है। अब बी उसे पानी देती है और कोई भी चालाकी ना दिखाने के लिए कहती है। जब माँ को पता लगता है कि अजनबी जाग गया है तब वो उसके पास पूछताछ करने आती है। यहाँ पर उस आदमी को अपना नाम तो याद नहीं होता लेकिन वो कहता है कि मैं शहर से आया हूँ, बाहर सब कुछ तबाह हो चुका है और ज्यादातर लोग अपनी याददाश्त खोकर पागल हो चुके हैं। अब गेवी उस अजनबी के आने से खुश नहीं होता लेकिन बी उसे यकीन दिलाती है कि वो आदमी बिल्कुल खतरनाक नहीं है। अब अगले दिन माँ डेजी से कहती है कि तुमने जो पिछले आदमी को दफनाया था उसे बाहर निकालो और उसकी बॉडी को वार्निंग के रूप में बाहर लटका दो। अब यहाँ पर उस परिवार को ऐसा करते देखकर वो अजनबी काफी चौंक जाता है। खैर गैवी उस आदमी की बॉडी को चेतावनी के रूप में जंगल में लटका देता है। अब इसके बाद भी उस अजनबी से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर उगने वाले हर तरह के फल भी उसे दिखाती है क्योंकि बी इस आदमी को पटाना चाह रही थी। यहाँ पर जब ईव आती है तब भी उसे भी वापस भेज देती है क्योंकि उसे इस आदमी के साथ अकेला रहना था। बाद में ईव उसे समझाती भी है कि देख उस अजनबी पर इतना भरोसा मत कर क्योंकि अभी भी वो तेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खैर अब अगले दिन डेजी उस आदमी से पूछती है कि तुम मुझे बताओगे कि घोड़ा कैसा दिखता है। अजनबी उससे कहता है कि अगर तुम मुझे चाकू ला के दो तब मैं तुम्हें घोड़ा बना कर दूंगा और इसलिए डेजी बगीचे में जाकर अपनी बहनों से छिपकर चाकू चुरा ले आती है। यहाँ जब वो अजनबी घोड़ा बना रहा होता है तब उसे गेवी देखता है। वो यहाँ गेवी को सिखाता है कि टुकड़े कैसे जुड़ते हैं और गेवी भी ऐसा करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वो यहाँ पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। यहाँ पर डेजी जल्दी से उस अजनबी को आजाद करती है ताकि वो गेवी को कंट्रोल कर सके। अब माँ को भी यकीन हो जाता है कि ये अजनबी उनके लिए कोई खतरा नहीं है और इसीलिए वो उसे अपने साथ आजादी से रहने देने का फैसला करते हैं। अब रात होती है और वो अजनबी बी से मिलने के लिए जाता है। बी उसे ल्यूका कहकर बुलाती है लेकिन अजनबी कहता है कि नहीं, मैं ल्यूका नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता और ना ही मैं ऐसा महसूस करता हूँ तुम्हारे लिए। अब अगले दिन बी उस अजनबी से एक ब्रश लाने के लिए कहती है। अजनबी यहाँ पर बी को एक मेमोरी बॉक्स पकड़े हुए देखता है। यहाँ पर ईव उससे इस बात से काफी गुस्सा होती है कि वो बी और डेजी के साथ ज्यादा समय बिता रहा है
अब इसके बाद माँ उस अजनबी से मिलने के लिए जाती है। वो कहती है कि आदमी इतने शरीफ नहीं होते, उनका कोई ना कोई मतलब होता है और तुम्हारा भी कोई उद्देश्य हो सकता है, शायद तुम बी को प्रेग्नेंट करना चाहते हो। खैर अब अगले दिन ईव उस गार्डन में जाती है और वो यहाँ पर बी और उस अनजान आदमी को इंटीमेट होते हुए देखती है। इससे वो काफी चौंक जाती है। उसे यहाँ पर कुछ याद आ जाता है जब उसने बी को ल्यूका के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था और जब अजनबी की नजर उस पर पड़ती है तो वो यहाँ से भाग जाती है। बाद में अजनबी ईव के पास जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ईव उसे वार्निंग देती है कि तुम हमारे साथ चाल नहीं चल सकते हो। ईव कहती है कि बी पहले से ही दिमाग से हल्की है, उसका दिमाग कमजोर है और तुम्हारे इन हरकतों से उसके दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। जब ईव यहाँ से चली जाती है तब उसे यहाँ पर ल्यूका का बॉक्स मिलता है जिसमें उसे उसका एक नेकलेस भी मिलता है। इसीलिए वो उसे चुरा लेता है और अच्छा बनने के लिए सभी से कहता है कि ये उसके पास पहले से ही था। ईव यहाँ पर समझ जाती है कि ये कोई गद्दार है। वो सबसे कहती है कि ये ल्यूका नहीं है, लेकिन बी उसका बचाव करते हुए कहती है कि ईव को तो इससे हमेशा से जलन हो रही है। अब यहाँ पर माँ को बी पर गुस्सा आता है। वो उससे कहती है तुम बड़ी थी इसलिए मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारी जो फीलिंग ल्यूका को लेकर है उसने मुझे धोखा दे दिया है। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं अजनबी माँ से उसे और काम देने के लिए कहता है, जिस पर माँ उससे कहती है तू ज्यादा टेंशन ना ले, तू वैसे भी यहाँ पर कुछ ही दिन रुकने वाला है। बाद में माँ बी से कहती है कि तुम्हें बच्चे और अजनबी में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं वो ज्यादा लोगों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। अब बी परेशान हो जाती है क्योंकि वो ल्यूका को भी खोना नहीं चाहती। वो उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अब इसके बाद गैबी ईवी के बिस्तर पर चढ़ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन ईवी उसे रोक देती है क्योंकि उसे गैबी पसंद नहीं था। जब अजनबी को इस बारे में पता लगता है तो वो ईवी से कहता है कि तुम्हें गैबी की देखभाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। अब अगले दिन वो अजनबी माँ से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि गैबी अनस्टेबल हो रहा है और इसलिए तुम्हें मेरे बजाय गैबी को बाहर भेजना चाहिए। लेकिन माँ गैबी पर उस अजनबी से ज्यादा भरोसा करती है, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती। अब इसके बाद रात हो जाती है और वो अजनबी माँ से मिलने के लिए जाता है। वो उसे पीछे से जाकर पकड़ लेता है और उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद अजनबी माँ की बॉडी को गैबी के पास जाकर रख देता है जिससे कि लगे कि गैबी ने उसे मारा है। गैबी इससे काफी डर जाता है और वो अजनबी पर हमला कर देता है। इसके बाद सभी बहनें भी यहाँ पर पहुंच जाती हैं और ये जानकर रोने लगती हैं कि उनकी माँ मर चुकी है। जब सभी लड़कियां अपने माँ के दुख में होती हैं तब अजनबी गैबी को बांध देता है और वो खिड़की खोल देता है क्योंकि वो चाहता है कि गैबी अपनी सभी याददाश्त भूल जाए। गैबी उससे कहता है कि तुम्हें मैं ये याद रखने बिल्कुल नहीं दे सकता कि उस बूढ़ी को मैंने मारा है। अजनबी यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि मुझ पर श्रेड का कोई असर नहीं होता है और इसलिए मैं अपनी याददाश्त नहीं भूल सकता। दूसरी तरफ बी उस मेमोरी बॉक्स को देखती है और उसे उस दिन का फ्लैशबैक आता है जब वो जंगल में पहरा दे रही थी। जब उसने देखा था कि एक आदमी उसके पास आ रहा है तब उसने उसे मार दिया था, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा होता है तब वो काफी डर गई होती है क्योंकि वो ल्यू का था। वो बी को सिग्नल देने के लिए अपनी टॉर्च निकालने की कोशिश कर रहा था और बी उससे इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी कि उसने इस गम को भुलाने के लिए अपना मास्क उतार दिया था। जब बी इस बारे में ईवी को बताती है तब उसे पता लगता है कि ईवी को इसके बारे में पहले से ही पता था और ये सब उसने सीक्रेट रखा था अपनी बहन को बचाने के लिए। बी को अब काफी दुख होता है और अब वो अपनी बुरी याद को भुलाने के लिए बाहर जाना चाहती थी। ईवी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बी अपना मन बना चुकी होती है। अब अजनबी भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो ईव से बी को जाने देने के लिए कहता है। अब बाद में ईव को पता लगता है कि गैबी भी अपनी सारी याददाश्त खो चुका है। अब बी फिर से अंदर आ जाती है और काफी खुश होती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ईव यहाँ पर काफी दुखी हो जाती है क्योंकि शायद धीरे धीरे उनकी याददाश्त भुला ही देगा और ईव अकेली ही बचेगी जो सब कुछ याद रखेगी। लेकिन अजनबी उसे सहारा देते हुए कहता है कि वो भी सब कुछ याद रखेगा। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब ईव अपनी माँ की जगह ले लेती है और उसकी जगह पर रिचुअल करती है। अब वो अजनबी ल्यूका बन जाता है और बी ईवी की बहन बन जाती है और डेजी बी की बेटी बन जाती है और गैबी इन सभी का भाई बन जाता है। अब जैसे जैसे दिन आगे बीतते जाते हैं बी भी गैबी की तरह बिना मास्क के ही घूमने लगती है। अब एक दिन गैबी अचानक से ही जमीन खोदता है और उसे बी और एबी के नेकलेस के साथ दो कंकाल मिलते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि माँ ने यहाँ पहले रहने वाले लोगों के नाम और उनके नेकलेस को संभाल कर रखा था और नए लोगों को भी उनकी ही पहचान दे दी थी। अजनबी एक कार्ट पर होता है और वो गैबी को देख रहा था। वो यहाँ जब देखता है कि एक आदमी उनके पास आ रहा है वो उस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन अब वो अपना मन बदल लेता है और इसकी बजाय गैबी पर अपनी बंदूक तान देता है क्योंकि अब उसका दिमाग खत्म हो चुका है और वो नए आदमी के लिए यहाँ जगह बनाना चाहता है और अब ये बनेगा अगला गैबी।
और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये एक मिस्ट्री मूवी थी जिसमें कयामत के बाद का टाइम दिखाया गया है और ये जो फैमिली थी वो इनका असली परिवार भी नहीं होता। इस फैमिली में जो भी अपनी याददाश्त भूलता उसे मारकर किसी नए आदमी को उस आदमी की जगह दे दी जाती थी और ये लोग ऐसा ही करता आ रहे थे।